बात करेंगे साथियों आपसे ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। आज ग्रेड फर्स्ट सेकंड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं पहले, और उसके बाद में हमें उसको पढ़ना कैसे है ये सब भी देखना है, सीखना है। तो आप सभी जो है सकुशल होंगे और ठीक होंगे, और मैं समझता हूं कि आपको आवाज भी प्रॉपर आ रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके आप जरूर मुझे बता दीजिए कि आवाज वगैरह और सब में कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि पहला दिन है क्लास का और पहले दिन में कोई इश्यू हो भी सकता है। तो एक बार आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज वगैरह ठीक आ रही है। जी, जय श्री कृष्णा कुमारी नीरज, प्रभाती जी, कुमारी नीरज और जो भी साथी हैं, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो आपकी क्लास अब जो है शुरू होने जा रही है, और आप सभी को मालूम है कि ये क्लास विशेष रूप से ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो हैं अभी सही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक विद्यार्थी का थोड़ा सा इश्यू है, उसको मैं एक बार देख लेता हूं। आज अभी मैं आपसे जस्ट बात कर रहा हूं, बस एक मिनट रुक जाइए मित्रों, और क्लास शुरू होने वाली है। आपका नंबर जो है वो अभी बिल्कुल तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, और कोई भी विद्यार्थी जिसको दिक्कत है वो बता सकता है। आपको बस अच्छे से अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। आज अपन इस पे पूरी बात भी करेंगे कि क्या क्या बच रहा है और क्या क्या आपका होना है। चलिए, एक मिनट से नंबर पूछ लेना, वो नंबर मैसेज करवा लेना। तो आज साथियों, जो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हिंदी का जो ग्रेजुएशन लेवल के अलावा और भी सारा सिलेबस है, और वो सिलेबस क्या क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी अजमेर जो उस पेपर को लेती है, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन हिंदी, पेपर सेकंड है हिंदी का। और इसमें आप देखिए ये ग्रामर वाला पोर्शन है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्लास लाइव चल रही है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपके चारों टॉपिक्स आपको शुरुआत में पढ़ने हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ओके। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक, ये ऐसे शब्द अनेकार्थी हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये सारे के सारे क्या है, आप लोग खुद भी पढ़ते आए हैं। शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पत्रों में खास रूप से ध्यान रखना है, 5 प्रकार के लेटर है: अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना। साथियों, पहले का जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें भी हमने ये सब पढ़ाया था, पहले सब आपको समझाया था, बताया था, आपको जानकारी में भी है। और इस बार भी हम आपको ये सब दोबारा से लाइव करने वाले हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां आपके सिलेबस का पार्ट है। अपठित गद्यांश आपको देखना है, अपठित पद्यांश आपको देखना है, और जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं उनसे संबंधित लेखन है, पत्रकारिता के जो पार्ट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन विषयक परिभाषा है, उन सबकी भी आपसे अच्छे से बात होगी। ये जो पत्र वाला पार्ट है, इस पे विद्यार्थी बहुत घबराए हुए थे, लेकिन इतने टफ नंबर नहीं आते, इतना कठिन नंबरिंग का काम इसमें नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
कि जो है किस तरह इसमें आना है। एक ही देखिए, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टर और डायरी विषय लेखक जो है, इसमें परिभाषा और तत्वों संबंधित थोड़े से प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्नों में आपको डर लगता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम पढ़ाते हैं, कोई उसमें डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये जो कविता कहानी वाला जो पार्ट है ना, इस पे ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि जो तीनों आपको शुरुआत में दिख रहे हैं, कौन कौन से, चौथा भी ले लीजिए आप, पत्र वाला पार्ट, जनसंचार, कविता कहानी और ये वाला, इस पे आपको डर बहुत लगता है। आप लोगों को इतना टेंशन इस पे होती है कि मैं आपसे क्या कहूं। मैंने कई विद्यार्थियों को इस पे देखा है काम करते हुए, डरते हुए, इतना डरे हुए रहते हैं विद्यार्थी, इतना सशंकित रहता है विद्यार्थी कि उसको लगता है सर ये कविता कहानी वाला पार्ट कैसे याद होगा, जबकि इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप समझ रहे हैं ना, उतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक बार अपने जो पढ़ाई के लेवल है उसके अनुसार काम करना है, सीखना है, तो निश्चित रूप से आपकी विजय हो जाएगी, आप इसमें जीत जाएंगे। तो घबराने का कोई मैटर मुझे समझ में नहीं आता। और क्या है कि शुरुआत में पहला ही आज क्लास है तो मैं आपसे आवाज वगैरह एक पूछ रहा था। पार्वती मंडलोई जी, कुमारी नीरज और जो विद्यार्थी हैं, ये सभी से मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार अपने कमेंट विशेष में आप बताते रहें ताकि हमें भी लगे कि आप ठीक हैं। जो चार की बात मैं आपसे कर रहा हूं, एक तो पत्र लेखन वाला हिस्सा, पत्र लेखन वाला हिस्सा, इसमें जो 5 प्रकार के पत्र हैं, ये वाला पार्ट, उसके अलावा जो लेखन विषयक पार्ट है, लेखन में क्या, कविता लेखन, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, नाटक विषयक लेखन, रेडियो रूपक लेखन, ये जो लिखना है ये वाला पार्ट, और साथ ही साथ जो तीसरा हिस्सा है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा जो है इसमें साथ में जुड़ा हुआ है जनसंचार, तो जनसंचार वाला पार्ट भी पत्रकारिता के साथ ही हम पढ़ा देते हैं, तो ये भी बहुत टफ नहीं है। अगर आप उसके अलावा गौर करेंगे तो यहां पे देखिए, ये कविता कहानी, जनसंचार और अर्थशास्त्र की पत्र, यही मुख्य बात थी। बाकी जो यहां पे बच गया है, बाकी जो यहां पे बच गया है, ये जो पार्ट है ना अपठित गद्यांश का, पठित पद्यांश का, ये गद्यांश पद्यांश आपके यूं ही समझ में आ जाता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न वाक्यों के थ्रू आने हैं। जैसे ग्रामर का कोई टॉपिक है, उस पे से कोई प्रश्न पूछ लिया है तो वहां से आ जाएगा, है ना। या जैसे कोई भी प्रश्न आपको नॉर्मली दिखाई दिया तो वो पड़ जाएगा। तारावंती जी, आवाज वगैरह सही आ रही है? क्लास सही चल रही है आपकी? सारे विद्यार्थी मुझे एक बार बता दो, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे सूचित कर दो। साफ दिख रहा है ना, अच्छी क्लास हो रही है ना, क्योंकि पहला दिन है और आप सभी को पता है पहला दिन है तो थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा आज, बाकी बाद में हम सब मैनेज कर लेते। चलो, अब इसके अलावा जो सिलेबस का पार्ट है, वो दूसरा वाला जो खास हिस्सा है, ये है किसका साथियों? ये हिस्सा है काव्यशास्त्र वाला हिस्सा। ये काव्यशास्त्र वाला हिस्सा है और ये आसान नहीं है। ये तब याद होता है जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास याद होता है। तो इसमें जो शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य रस है, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको देखने के बाद, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ाया है, पिछला रिकॉर्ड भी आपने हमारा देखा है, एक भी प्रॉब्लम किसी विद्यार्थी को नहीं आई थी। ठीक ऐसे इस बार भी होना है और इस बार भी कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं आने वाली है, यह आप निश्चित मानिएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो आप हमें जरूर सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, मैंने आपसे कहा शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, गुण और रस। अब यहां पे ग्रेड सेकंड वालों को एक खास चीज समझनी है। वो क्या समझना है कि ग्रेड फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको यहां पर
काव्य दोष नहीं पढ़ना, ओनली गुण पढ़ना है। क्योंकि जो काव्य दोष का पार्ट है ना, काव्य दोष, ये ग्रेड 2 में है, ग्रेड 1 में नहीं है। तो ग्रेड 1 वालों को काव्य दोष नहीं पढ़ना है, मुख्य बात। ओके, आगे सुनो। रस दोनों को पढ़ने, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, ये सब जो कि पुराना आपका सिलेबस रहा है उसी प्रकार का सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य का इतिहास और पूरा इतिहास, उसकी लेखन परंपरा, उसके इतिहास ग्रंथ, उसका हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल के 2 पार्ट, एक पार्ट है पद्य वाला, एक पार्ट है गद्य वाला। तो ये जो है ना, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये पद्य का गद्य का हिस्सा है, ये आधुनिक काल का गद्य वाला हिस्सा है, ये आधुनिक काल का गद्य है। और आधुनिक काल गद्य के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये आधुनिक काल का पद्य वाला हिस्सा है। तो पद्य और गद्य, इन दोनों पे आपको गौर करना है। आधुनिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। ओके, पार्वती जी, कुमारी नीरज और हमारे जो भी विद्यार्थी यहां पे जुड़े हुए हैं, आपके सबके सही कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी जो विद्यार्थी लाइव दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से कमेंट बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। अरे एक बार नमस्ते तो कर लिया करो मेरे से। हैं, पार्वती और नीरज के ही कमेंट हैं, एक तारा का भी कमेंट आया है, बाकी सब लोग कहां चले रहते हो? नमस्ते वगैरह तो कर लिया करो। चलिए, हाँ, आपका बड़ा भाई हूं तो इतना तो सम्मान बनता है। यह आधुनिक काल वाला पार्ट है। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है स्नातक स्तर का। इसका पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल जाएगा। जो भी क्लास होती है उसका पीडीएफ भी आपको साथ के साथ ऐप में मिल जाएगा, तो आप वहां से ऐप में से पीडीएफ भी देख सकते हैं। ओके, अब आ जाइए आप किस पर, स्नातकोत्तर वाले पार्ट पर। यहां पर काव्यशास्त्र का जो स्नातकोत्तर वाला पार्ट है, इसमें देखिए काव्य हेतु, लक्षण यानी काव्य के लक्षण, और प्रयोजन यानी काव्य के प्रयोजन। अब आपको पता है काव्य के 3 प्रयोजन, उत्पत्ति, अभ्यास के बारे में बात की गई है, प्रतिभा के बारे में बात की गई है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों प्रयोजन हम पढ़ेंगे, काव्य के हेतु भी पढ़ेंगे। और आपको पता हो अगर मम्मट का श्लोक कि यश से अर्थ विदे व्यवहार कृते शिवे ते रक्षतये सद्य परिनिवृतये कांता सम्मित उपदेश युजे। काव्य के द्वारा 6 चीजें दी जाती है। यश से अर्थ विदे, यश मतलब यश देता है, आपका नाम देता है, गुणगान देता है। अर्थ विदे, अर्थ यानी पैसा देता है काव्य, अर्थ देता है, यश देता है। यश से अर्थ विदे व्यवहार करते, और दुनिया में आपके व्यवहार बनता है, लोग आपको पहचानते। शिवे ते रक्षितये, और लोक मंगल की कामना भी कौन करता है? काव्य। सद्य परिनिवृतये कांता सम्मित उपदेश युजे, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे नहाने के बाद प्राप्ति होती है। सद्य परिनिवृतये, और कांता सम्मित उपदेश युजे, और पत्नी के समान प्रिय उपदेश देता है कौन? काव्य। तो ये सारे काव्य काम करता है कौन? काव्य। तो ये चीजें आपको सीखनी है। और साथ के साथ ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको देखना है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का पार्ट है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र नहीं है। दैट्स वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न काव्यशास्त्र। वेस्टर्न दर्शन भी इसमें कभी कभी मिलता है, लेकिन बेसिकली ये वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है, वेस्टर्न काव्यशास्त्र है, काव्य है, पोएटिक्स है। अब वेस्टर्न पोएटिक्स को आप अगर देखेंगे और उनके लोगों को सीखेंगे तो आप देखेंगे कि अरस्तु ने 2 सिद्धांत दिए थे, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। लेकिन आपके सिलेबस में केवल अनुकरण का सिद्धांत है। नेट वाले जो है विरेचन का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, लॉन्जाइनस ने अपनी किताब पेरिप्सिस में लिखा था भाषण कला की बारीकियों के बारे में, उस सब पर आपको जानने को मिलेगा। उसके अलावा मनोविश्लेषणवाद क्या है, सिगमंड फ्रायड, युंग, एडलर ने इन पे क्या क्या कहा है,
इन सब को आप सीखने को मिलेगा। सिगमंड फ्रायड यहां पर मेन रूप से है। तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोन्जाइनस का उदात्त तत्व, इन बातों पे आपको गौर करना। मुझे लगता है कि ये बहुत टफ चीज नहीं है। मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट आपको बहुत नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा साइंटिफिक है, ये साइंस की भाषा में है सब कुछ। तो आपको अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल समझ में भी आपके आएगा। चले जाओ, बाद में दिक्कत हो तो फोन कर लो। इसके बाद अब आते हैं किस पर? अब आते हैं हम बीए लेवल पर। बीए लेवल की अगर बात करें तो देखिए साथियों, ये किताबें हैं जो आपको पढ़नी है, ओके, बीए लेवल पे। अब ये क्या क्या है ये सुन लो आप। कबीर ग्रंथावली, जो कि रामचंद्र शुक्ल के विरोध की बात मानी जाती है इसमें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल तुलसी पे गए और कबीर को नहीं लिखा, तो ऐसा माना जाता है कि साहब कबीर ग्रंथावली है ना, ये साहब जरूरी है, क्योंकि आप तुलसी को दे रहे हो ना, तो कबीर को देना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का तुलसी से मोह था और हजर प्रसाद द्विवेदी का कबीर से, और इस बात पर दुनिया में बहुत ज्यादा बातें चलती है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वो किताब जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी वो नहीं आई है। कोई बात नहीं, क्लास में किताब की बात नहीं करेंगे, बाकी हम मैसेज करना चाहिए आपको इसका, आई है नहीं आई जो भी, और आ जाएगी। डाक से आती है किताबें, टाइम लग जाता है, बाकी आ जाएगी, किताब जाएगी नहीं कहीं भी, ओके। हाँ, कबीर ग्रंथावली की बात मैं आपसे कर रहा हूं। श्याम सुंदर दास ने जो कबीर ग्रंथावली लिखी है, और इसकी जो साखियां हैं उसमें गुरुदेव का अंग और प्रारंभिक 5 ज्ञान को अंग, अभियड़ को अंग, ज्ञान विरेक को अंग, ये सारे आप शुरुआत में पढ़ेंगे। साखियों में 59 अंगों में विभाजित है, तो आपको 5 अभी तक पढ़ने हैं, ओके। और रामचरितमानस जो तुलसीदास है, उनका पूरा बालकांड आपको देखना। अब बालकांड में क्या है साथियों, एक चीज यहां पर है, बालकांड में, बालकांड को तो आप पढ़ें, लेकिन बालकांड को पढ़ते समय उसको पूरे को रट्टा नहीं मारे। बालकांड पूरा रटा नहीं जा सकता, आप कितना ही मेहनत करेंगे तभी उसको रट नहीं सकते पूरे को, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको याद रखना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। तो एक बार आप ये ध्यान रखें कि बालकांड को आप रटे नहीं, बल्कि बालकांड से संबंधित कोई भी कहानी है तो उसको आप बस रट्टा टाइप नहीं करके और नॉर्मली पढ़ लें, नॉर्मली उसको सीख लें, ठीक है। बिहारी रत्नाकर और साकेत, जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त का साकेत, इनमें अगर हम बात करें तो बिहारी रत्नाकर के केवल 25 दोहे आपको पढ़ने हैं। ओनली कितने? 25 दोहे, ज्यादा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत का 9वां सर्ग, ये उर्मिला के विरह वर्णन का सर्ग है। साकेत का सबसे खास सर्ग कौन सा है? 9वां सर्ग। इस समय जब क्लास चले तो सारे नेट वगैरह बंद होने चाहिए, टीवी, कैमरे और जो भी है ना, कोई भी नेट चालू नहीं होनी चाहिए कहीं का भी। तो ये साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, ये आपको 9वां सर्ग देखना है। कुछ निबंध हैं, निबंध कौन कौन से हैं सर? तो सुनिए, निबंध में कविता क्या है, ये चिंतामणि से रामचंद्र शुक्ल का। शिरीष के फूल, ये हजर प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता से है। ये 2 निबंध आपको गौर करने हैं, कविता क्या है और शिरीष के फूल। कहानियां हैं 3, एक तो कफन, एक पुरस्कार और एक यही सच है। ये तीनों कहानियां भी देखिए, अगर आप हमारे YouTube पे जाएंगे ना तो आपको कफन वहां मिल जाएगी, उसके अलावा पुरस्कार भी मिल जाएगी, और यही सच है मन्नू भंडारी की आपको ऐप में मिलेगी। तो ये चीजें आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। 5 जो पद हैं कबीर वाले वो भी आपको सिखाएंगे, उसकी जो साखियां उनकी बात करेंगे। सिलेबस में गुरुदेव का अंग पूरा मिला हुआ है, तो गुरुदेव का अंग आपको गुरु भक्ति से संबंधित है, वो आपको पढ़ना है और उसके 5 पद भी पढ़ने हैं, ओके। कुमार नीरज जी, आगे सुनो।
हिंदी भाषा का उद्गम क्या है, विकास कैसे हुआ, राजभाषा राष्ट्रभाषा संबंधित बातें, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास क्या है, ये सब के साथ साथ थोड़ा सा बोलियों पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी बोली है, कौन सी उपबोली है। मैं तो कहता हूं भाषा, विभाषा, उपभाषा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज अगर आप सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। तो साथियों, यहां पर जो मैंने आपको समझाया ये सारा के सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लास ले रहा हूं घर से क्लास ले रहा हूं, लाइव बच्चों के ऐप पे हूं मैं। तो साथियों, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये हमारा सिलेबस है। अब आप सोचेंगे सर ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, इसको कैसे वो करें वेरीफाई, तो इसको मैं आपको तरीके बताता हूं। पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे वो सुनो। एक आपको पढ़ना है सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको देखना है गौर से। ओके, पहली चीज, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास ढंग से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इसी से जुलता है, मिलता जुलता है काव्य शास्त्र। क्योंकि काव्य शास्त्र में जो भी उदाहरण आप लिखोगे ना, वो सारे के सारे उदाहरण साहित्य के इतिहास के उदाहरण हैं। और इसमें दो भाग है, एक भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब देखिए, ये जो भारतीय काव्य शास्त्र है ना, ये जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इसमें आपको सारी चीजें सीखनी। सारी का मतलब रस सीखना, छंद सीखना, अलंकार सीखना, काव्य के गुण सीखना, शब्द शक्ति सीखनी, ये सब आपको सीखना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है, इसमें आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, और तीसरी बात, अरस्तु और लॉन्जाइनस के अलावा है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। महज 3 चीजें हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विद्यार्थी इतना घबराया हुआ रहता है, कहता सर कैसे याद होगा। अरे यार, अनुकरण का सिद्धांत इतना आसान सिद्धांत है, लॉन्जाइनस की भाषण की बारीकियां बहुत आसान है, और मन में क्या क्या होता है उस पर मनोविश्लेषणवाद आप साइको में पढ़ते हो, वो यहां भी आया है। तो बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं है ये विषय। इसके अलावा अब क्या है, जो व्याकरण का पार्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है। याद रखना, ग्रेड फर्स्ट में व्याकरण बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस व्याकरण के साथ साथ जो चलता है वो गौर करने योग्य है। वो क्या है, वो है पत्र लेखन, यानी जनसंचार और पत्रकारिता। मैं उसे सीधा सीधा बोल देता हूं, जनसंचार व पत्रकारिता। एक विषयक जो लेखन है रेडियो रूपक के ऊपर, वो सब पे लिखना पड़ेगा ना आपको, वो वाला पार्ट। और गद्यांश पद्यांश वो है, वो यहीं से निकल के आता है, गद्यांश पद्यांश। तो ये कोई इशू नहीं है। हम भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं, उसमें हमने आदिकाल पढ़ा, हमने भक्ति काल पढ़ा, हमने रीति काल पढ़ा, हमने आधुनिक काल पढ़ा। आधुनिक काल के भी 2 पार्ट हैं, गद्य पद्य दोनों हमने पढ़ा। अब उसके बाद हमें जिस पे बहुत ज्यादा गौर करना होता है वो है पीजी लेवल की चीजें। एक चीज आपको यहां रखना पड़ेगा कि यहां पे ये जो आपने रस छंद गुण अलंकार पढ़े ना, इसमें आपको काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन और काव्य के लक्षण ये भी पढ़ने पड़ेंगे। लक्षण का मतलब परिभाषा से है।
फिर जो चौथी खास चीज है वो है आपकी बुक्स। बुक्स में आपको पता है पद्य वाला भी हिस्सा है और गद्य वाला भी हिस्सा है। तो जो गद्य और पद्य की किताबें हैं, जो गद्य और पद्य की बुक्स हैं, वो आपको गौर से पढ़नी है। पिछली बार के विद्यार्थियों का ये थोड़ा सा मानना था कि पद्य वाला जो पार्ट रह गया था, एक दो टॉपिक उनके रह गए थे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके साथ ये समस्या हुई थी। तो आप इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लें। इस बार जैसा कि विद्यार्थी कह रहे हैं सर पत्र लेखन पहले करवा देना, बिल्कुल आप घबराएं नहीं, पहले करवा देंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। आपका हूं मैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। बस एक बार ये दिमाग में रखना है कि हमको जब भी सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को देखना है, तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इतना डरावना सिलेबस नहीं है जैसा आप उसको मान रहे हैं। इतना डरावना बिल्कुल भी नहीं है। डरावना क्या है सर? डरावना है आपको यह सोचना कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप आराम से पढ़ पाएंगे तो आप आराम से सफल होंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो निश्चित आपको दिक्कत होगी। अब ऐसी स्थिति में मुझे आप लोगों के कमेंट जिस प्रकार से दिख रहे हैं, यहां पर पद्य और गद्य की बात भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको साफ बताऊं, पद्य में बहुत लंबी कहानी नहीं है। कबीर है, कबीर ग्रंथावली, तुलसी है, रामचरितमानस। अब बताइए, एक साकेत है मैथिली शरण गुप्त का, वो भी राम कहानी है, और एक जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर। 4 ओनली रचनाएं हैं। किसकी? पद्य वाली। बाकी तो आपका गद्य तो है। अब वो गद्य में चाहे आपका निबंध है, देखो पद्य में क्या क्या रह गया? कबीर ग्रंथावली, तुलसी का, देखो कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, साकेत और बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर 4। इधर आपके पास गद्य में, इधर आपके पास गद्य में निबंध हैं 2 और कहानियां हैं 3। आपको पता है कफन, पुरस्कार और यही सच है, ये 3 कहानियां, 2 निबंध। एक तो कविता गया है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि वाला, और एक शिरीष के फूल जो कि हरिप्रसाद द्विवेदी का है। अब मुझे बताइए, हां एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर भाषा बोली के टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। भाषा बोली के टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। भाषा बोली, लिपि, यूं मान लो देवनागरी लिपि। ये इतना सा सिलेबस है और आप लोग इतने घबराए जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। केवल 4 चीजों पे दुनिया टिकी है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज। ओनली 4 बातें हैं जिन पे पूरी दुनिया टिकी है। और आप कहते हैं सर कैसे सिलेबस होगा? एक बार इसको गौर से देखो और देखने के बाद बताओ क्या लग रहा है, कौन सी चीज टफ लग रही है, मुझे बताओ एक बार। अब मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि सिलेबस तो ज्यादा टफ नहीं है। पिछली बार का इतिहास आपको पता है। आप सब लोगों ने जब हमसे तैयारी करी, हमसे पढ़े आप, तो आपको पता है कि आपने किस तरह से सब कुछ अच्छे से सीखा था। हिंदी का माहौल। एक बात यहां पे गौर करनी है। क्या गौर इतना सा करना है कि इस बार हम ऑनलाइन केवल काव्यांग एजुकेशन के मंच पर ही उपलब्ध हैं, कहीं दूसरी जगह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो आपको गलती नहीं करनी, अप टू डेट बिल्कुल बढ़िया शानदार लेटेस्ट चीजें पढ़नी है। और उसके लिए कोई भी विद्यार्थी किसी दूसरे मंच पर चला जाए
तो इससे आपको थोड़ा सा डरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको पता है कि कितनी बढ़िया क्वालिटी के साथ परोसा जाता है। तो साथियों बताइए, ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आगे इस सबके साथ आगे बढ़ूं और एक बार सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। सिलेबस दोनों ही मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, ग्रेड फर्स्ट का भी और ग्रेड सेकंड का भी। ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है और मैं यहां पे ये लिख भी देता हूं, ग्रेड 1 हिंदी, ये सिलेबस है आपका ग्रेड फर्स्ट हिंदी का। बताइए, कमेंट आपके आने चाहिए थे, थोड़ा सा बताइएगा। क्लास सही चल रही है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो बताइए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। बीच बीच में कमेंट करते रहते हो ना तो थोड़ा टीचर भी खुश रहता है, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑनलाइन में अकेले हैं, अकेले पढ़ाना, अकेले आपसे बात करनी, तो आप जितना बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उतना अच्छा लगेगा। हाँ या ना? चलिए, तो ये बात आपकी एकदम हो गई है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड सेकंड के सिलेबस की। मैं चाहता हूं कि ग्रेड सेकंड के सिलेबस से पहले आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं और क्लास को लाइव ले रहे हैं, उन सबसे भी यही अनुरोध रहता है कि आप आराम के साथ अपनी बात को कहें और समझें, और उसके बाद जैसा भी आपको उचित लगे वो जरूर हमें बताएं। चलिए, अब आते हैं किस पर? अब आते हैं सिलेबस ग्रेड सेकंड पर। ग्रेड सेकंड का सिलेबस क्या है, इस पर आते हैं। ये देखिए, ग्रेड 2 हिंदी, इस पे आते हैं। अगर हम ग्रेड सेकंड के सिलेबस पे जाएं और सिलेबस पे हम गौर करें तो हम सभी लोग पाते हैं कि ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर बनस्पत अगर देखें तो ये जो हिंदी का सिलेबस ग्रेड फर्स्ट का है उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेबस दिखाई पड़ता है। किसका? ग्रेड सेकंड का। आप कहेंगे सर चल रही है, बिल्कुल। फूलवती गुजर जी, जी बेटा, बिल्कुल, ओके। तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ग्रेड सेकंड के सिलेबस पर, और ग्रेड सेकंड का सिलेबस आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई वो चीजें आपको यहां भी सीखनी, यहां भी समझनी, बस कुछ चीजें यहां पर बदल जाएगी। अब आप कहेंगे बदलेगा क्या क्या? तो देखो, एक एक बात पे आओ। पहले यहां से देखते हैं एक बार। सबसे पहला वाला पार्ट आ गया किसका? ग्रामर का। ये जो व्याकरण का पार्ट है, ये जो व्याकरण वाला हिस्सा है, इसको आप गौर करके देखिए। ये व्याकरण वाला हिस्सा वहां भी मौजूद था, पर वहां पे ग्रेड फर्स्ट में ग्रामर शॉर्ट थी, ग्रामर छोटी थी, बहुत बड़ी ग्रामर नहीं थी। और यहां पे आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे सर ग्रामर थोड़ी सी बड़ी है, यहां पे ग्रामर थोड़ी सी बड़े लेवल की है, थोड़ी सी ग्रामर ऐसी लगती है जैसे कि बड़ी है। आपको थोड़ा सा बड़े लेवल की ग्रामर यहां पे दिखेगी, हाँ या ना? तो ये आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। आगे चलूं? चलिए, अब दूसरी बात करते हैं, यहां पे चेंजेस क्या क्या है। तो देखिए, वर्ण यहां आया है, वहां नहीं था। शब्द यहां आए हैं, वहां नहीं थे।
विकारी अविकारी का पूरा है यहां पर, वहां नहीं थे। कारक लिंग वचन वाच्य वहां नहीं थे। बस वहां ये था संधि समास उपसर्ग प्रत्यय और एक शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, ये बाकी है। ग्रेड फर्स्ट में ये था, ये ग्रेड फर्स्ट में था। बाकी जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, ये तो सब जगह आते हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे वाक्य वाला टॉपिक है, लिंग वचन कारक काल वाच्य अविकारी शब्द, विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तत्सम तद्व विदेशी, वर्ण व्यवस्था पूरी स्वर व्यंजन विसर्ग की, है ना। विराम चिन्ह यहां अलग से आ रखे हैं, विराम चिन्ह भी आपको अलग से यहां पर पढ़ने हैं, सीखने हैं। इसके अलावा ये सब तो है सर, और क्या चेंजेज है? और सुनिए, ये जो अपठित गद्यांश या पद्यांश की बातें हैं ना, ये वहां पर भी मौजूद थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। यहां जो काव्यशास्त्र वाला पार्ट है उसमें कुछ चेंजेज है। पहली बात, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र यहां नहीं है, यहां नहीं है। वो ग्रेड फर्स्ट में थी। किसमें थी वो? ग्रेड फर्स्ट में। ग्रेड सेकंड में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है। दूसरी बात, ये जो था ना काव्य दोष वाला टॉपिक, ये आपके यहां पे स्पेशल है, स्पेशल है यहां पर, ये ग्रेड फर्स्ट में नहीं था। ये ग्रेड सेकंड में है। अलंकार छंद रस आपको वैसे भी पढ़ने हैं, वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, दोनों जगह मौजूद है। अब अगर बात करें इनके अलावा, सर यहां पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र हट गया अगर, तो फिर इसकी जगह एग्जामिनर ने दिया क्या नया? एग्जामिनर ने यहां पर आपको नया दे दिया भाई साहब, क्या? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड ग्रेड फर्स्ट में नहीं है, ग्रेड सेकंड में एक्स्ट्रा है। तो एग्जामिनर पागल नहीं होते, वो भी तो समझदार होते हैं ना। तो उन्होंने भी अपनी समझदारी दिखा दी। और समझदारी कैसे दिखाई? उन्होंने आपको वहां से तो बचा दिया, लेकिन यहां तो नहीं बचाया। तो ये थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा कि जो चीज वहां आपको नहीं मिली है या कम मिली है, वो चीज यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। यहां पर आपको लगेगा कि टीचिंग मेथड एक्स्ट्रा आ गया है, तो बिल्कुल आएगा सर। क्यों? क्योंकि टीचिंग मेथड हिंदी ग्रेड सेकंड वालों के लिए बेहद जरूरी है। बिना ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी टीचिंग मेथड को जाने, ऐसा लगेगा जैसे कि उनको पढ़ाना थोड़ा सा मजाक हुआ है, जैसे कि उनके साथ मजाक हुआ है। तो टीचिंग मेथड आगे है, लेकिन उससे पहले दो चीजों का फायदा हो गया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूरी हट गई है, काव्य के हेतु है, प्रयोजन है। ये जो टॉपिक थे ना, कौन कौन से? काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, वो सब भी यहां पर नहीं है, ये भी नहीं है। काव्य दोष एक्स्ट्रा जुड़ गया है। क्लियर? काव्य दोष एक्स्ट्रा यहां पर जुड़ गया है। अब इसके अलावा अगर और आगे चले हम, तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो दोनों जगह जाएगा। वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखो वहां ग्रेड फर्स्ट में आधुनिक काल के अलग अलग हिस्से नहीं किए थे, यहां साफ हिस्से कर रखे। वहां पे ग्रेड फर्स्ट में हिंदी साहित्य की विधाएं उसमें डाली थी। जो गद्य का भाग था उसमें हिंदी साहित्य की विधाएं थी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास वगैरह सब थे। लेकिन यहां पर गद्य की विधाओं को, ये देखिए यहां पे आप गौर करिएगा, ये जो गद्य की विधाएं थी,
ये जो गद्य की विधाएं यहां पर आपको सामने की गई थी, ये गद्य विधाएं यहां पर पूरी की पूरी गद्य विधाएं यहां पे डाल दी थी, किसमें? गद्य वाले हिस्से में। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं किया। यहां पर क्या किया इन्होंने? हिंदी व्याकरण का पार्ट पूरा है, बड़ा है। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास यहां पर है, पूरा है। बहुत अलग अलग लिख के दिया है कि कौन सा जो है आपको गद्य में देखना है, कौन सा पद्य में देखना है। उसके अलावा काव्य शास्त्र में केवल भारतीय काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है। ठीक है। चौथी बात, शिक्षण विधि अलग से जोड़ दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया था, उसमें इतने टॉपिक नहीं थे व्याकरण के, यहां थोड़ा सा डिटेल्ड है। शिक्षण विधि यहां पे एक्स्ट्रा है। लेकिन जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र था, कौन? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वो यहां पर नहीं रखा गया, उसको यहां से मुक्ति दी गई है। जो आपके टॉपिक थे भाषा लिपि वाले, वो वहां भी थे, यहां भी है, कोई खास बात नहीं। टॉपिक सब जगह आने हैं। भाषा और लिपि उधर भी थी और इधर भी है, देखिए सेम लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे टीचिंग मेथड वाले पार्ट को, ये देखिए इधर, तो ये टीचिंग मेथड वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये रीत जैसा पार्ट है। वही भाषाई कौशल, वही जो है अलग अलग प्रकार का शिक्षण, चाहे गद्य का शिक्षण है, पद्य का शिक्षण है, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। अब आप सोचिए, यहां पे लिखा है गद्य शिक्षण। अब गद्य शिक्षण में क्या ये कहानी शिक्षण और ये नाटक शिक्षण नहीं आता? आता है, पर एग्जामिनर सिलेबस बनाने वाले मंचा जो लिख देते हैं। मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है उसमें से उपचारात्मक शिक्षण, निदात्मक परीक्षण लिखा है, और उसके अलावा सतत समग्र मूल्यांकन और पाठ के उपरांत और पाठ के पहले का मूल्यांकन, ये सब लिखा है। सहायक सामग्री का जो उपयोग है, ऑडियो विजुअल एड्स, वो भी लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। लेकिन ये एक लंबी है यहां पर कहानी। स्नातक स्तर पर बहुत कुछ है, किसमें? ग्रेड सेकंड में। ये बड़ा टॉपिक है और ये आपको ढंग से सीखना पड़ेगा। बड़ा पार्ट कवर करता है। आप कहेंगे सर कैसे? कबीर ग्रंथावली 5 अंग हैं और 10 पद है। वहां क्या था भाई साहब? केवल गुरुदेव का अंग था, और गुरुदेव के अंग के अलावा गुरुदेव को अंग पढ़ना था, और उसके अलावा केवल 5 पद थे। यहां पे देखो आप कितने ज्यादा है, तो समस्या है या नहीं है? है। उसके अलावा तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, भ्रमरगीत सार, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्र, कितने बड़े बड़े कवि हैं। जब आप वीर सत्सई पढ़ेंगे तो आपके अंदर भुजाएं फड़केंगी। बिहारी रत्नाकर पढ़ेंगे तो लगेगा दुनिया श्रृंगारमयी है। मीरा पदावली पढ़ते समय पंडित परशुराम चतुर्वेदी की मीरा पदावली की संकलन जो है आपको खुश कर देगा कि दुनिया में कृष्ण ही कृष्ण है। भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे आप तो कृष्ण की बालपन की लीलाओं का चित्रण सूरदास के द्वारा देखेंगे। बालकांड उधर भी था, बालकांड इधर भी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में कॉमन है। कॉमन बालकांड होने के बावजूद भी मैं हमेशा कहता हूं बालकांड को बहुत डिटेल्ड मत पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो। उसे पूरा पद्य में एक एक लाइन को याद करने की जरूरत नहीं है।
ये जो नरोत्तम स्वामी का वीर सत्सई का संकलन है सूर्यमल मिश्रण वाला, कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग और कामायनी का श्रद्धा सर्ग, ये भी बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप YouTube पे जाएंगे ना तो आपको ये मिल जाएंगे, आप सर्च करना मानव शर्मा कुरुक्षेत्र, मानव शर्मा कामायनी, मिल जाएगा YouTube पर। चिंतामणि के हमने ये श्रद्धा, उत्साह, भक्ति, लोक प्रीति ये सब पढ़ाए हुए हैं, YouTube पे मिल जाएंगे। लहरों के राजहंस एक शानदार नाटक है, और खून का टीका यादव शर्मा चंद्र, ये भी एक जबरदस्त रचना है। तो ये जो है ना आपको पढ़ना है। कहानियां बहुत मजे वाली हैं। उसने कहा था पूस की रात पटाचेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, ये आपको सारी यूट्यूब पर मैंने डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। कुल मिलाकर के एक चीज यहां पर गौर करने की है, वो क्या कि जो भी आपको पढ़ना है वो सबकी सब बीए लेवल पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये बुक्स जो है ना, ये बुक्स, ये बड़ा हिस्सा है, ये भी थोड़ा सा डिटेल्ड है, मतलब बड़ा हिस्सा है, बिग पार्ट है। और आप ध्यान रखना, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं, पीजी लेवल की बुक्स हैं, बाकी ग्रेड सेकंड में ग्रेजुएशन लेवल है। बाकी जो पुराने टाइम में था उसमें तो 9 से 12 किताबें थी, वो तो हटा दी है। अगर आप वो भी देख लेते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है आपको, वो तो हटा दिए, किताबें शामिल नहीं है सिलेबस में। अगर वो होती तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती। अब आप सोचेंगे सर इसके अलावा और क्या क्या मिलने वाला है, तो सुनिए, ये ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस पूरा की पूरा, और ये ग्रेड सेकंड का सिलेबस। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, अगर आप काव्यांग एजुकेशन पे जुड़ते हैं तो आपको सिलेबस पूरा मिलेगा। जैसा कि आप जुड़े हुए हैं, आप अपने साथियों को बता सकते हैं, सिलेबस आपको पूरा मिलेगा। साथ के साथ वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट ऑनलाइन वाले। जो ऑफलाइन टेस्ट होंगे वो भी हम आपको थ्रू व्हाट्सएप भेज देंगे। आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप नंबर हमें, जो हमारा व्हाट्सएप है 9414153400, इस पर भेजना है। अगर आप भेजते हैं तो हम आपको अपना व्हाट्सएप के थ्रू ये सब भेज देंगे। साथियों, मैं आपको, आपके मैसेज अभी तक नहीं आ रहे तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपके जो भी बात मैंने कही है उसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ सीखने समझने में अंतर है, तो मुझे एक बार सूचित कर दो कि सर इस जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वो चीज बता देता हूं। आपको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि किसी भी बात में प्रॉब्लम है। आपके प्रश्न आए, मैं समझाऊं, क्योंकि आज पाठ्यक्रम विश्लेषण ही मुझे आपके साथ करना है, सिलेबस की बात करनी है। हमारी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, अगर आप बुक्स हमारी मंगवाते हैं तो 4 किताबें हैं, 3 मार्केट में चल रही है, 1 आने वाली है। ग्रामर, हिंदी साहित्य का इतिहास, किसका, हिंदी का, है ना। कहीं आप हमसे हिस्ट्री की बुक मत मांगने लग जाना, हिंदी इतिहास की बुक। उसके अलावा टीचिंग मेथड और काव्य शास्त्र, ये चारों किताब, काव्य शास्त्र की बुक अभी कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगी, ये बिल्कुल अच्छे से आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, पुराने समय में क्या रहा, किसके क्या हो गया, कोई एग्जाम के टाइम जल्दी आया, लेट हुआ, उसको छोड़ें। बाकी नए सिरे से आपको
अब ये चीजें सीखनी है, समझनी है, और नए सिलेबस में ये जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो गुणवत्ता है, आपका जो काम है, वो किसी भी शर्त पे कमजोर नहीं होने वाला है। टेस्ट भी आपके टाइमली होंगे, क्लासेज भी टाइम से आपको मिलेंगी, ग्रामर, टीचिंग मेथड की जो किताबें हैं ये आप पेड हैं, ये बुक्स पेड हैं भाई साहब। बाई पोस्ट हम आपको ये भेज सकते हैं, बाई कोरियर हम आपको भेज सकते हैं, या बाई पोस्ट हम आपको भेज सकते हैं। ठीक है, पोस्ट और कोरियर हम आपको भिजवा देंगे। चलिए, कल से आपको वही 2 बजे तैयार रहना है। 2 बजे आपकी क्लास होगी, 2 से 4 आपको पढ़ना है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको ये क्लासेज ऑनलाइन आपको दिखेंगी। वैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम के अलावा ऑनलाइन भी हमसे बहुत सारे जुड़े होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं, पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लाइव फ्रॉम क्लासरूम और लाइव फ्रॉम स्टूडियो दोनों ही प्रकार की क्लासेज अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जी 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 जी। तो यहां पर ये सारी जो आपको पढ़ना है, ग्रामर, टीचिंग मेथड, काव्यशास्त्र, हिंदी, इतिहास, इन सबको कल से हम शुरू करेंगे, पढ़ाई कल से शुरू करेंगे। आपके ऐप पे हमने टाइम दे रखा है, आप उस ऐप पे जो स्लाइड लगे रहते हैं उसका टाइम जरूर देख लें, क्लास कौन सी कितने बजे होनी है। ये क्लास का शेड्यूल आप जरूर देखें, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी क्लास कब होनी है। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, आप अच्छा पढ़ेंगे, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। कुछ भी, ये सब ऑनलाइन है ना, ये सब ऑनलाइन है। किताबें जरूर आपको पेड है, किताबें हम आपको बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ये पेड है। मैंने बोला ना, इनका खर्चा आपको लगेगा, इनका पेड है। बाकी ये आपको रेगुलर मिलेंगे, ये ऐप पर मिलेगा। काव्यांग ऐप कोर्स जो है उस पर ये सब मिलने वाला है। तो आपको कोई भी इश्यू है तो ये नंबर हमने आपको दिया है, इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कोशिश करें कि मैसेज करें, हम बिजी रहते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से पढ़िएगा। नया बैच है ये, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो हमें जरूर सूचित करना। आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगा। आज केवल सिलेबस पर चर्चा थी। कल से क्लासेज रेगुलर शुरू होंगी, समयबद्ध तरीके से शुरू होंगी। 2 बजे आप क्लास में आइएगा, सभी साथियों को कहिएगा और काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करवाइएगा। एक आपसे मेरी प्रार्थना है, विशेष विनती है, अगर कोई भी विद्यार्थी आपके इलाके का है, अगर वो दिव्यांग है या वो विडो है, तो दिव्यांग महिला पुरुष कोई भी हो, और यदि कोई महिला है वो जो है विधवा है, विडो है, तो ईश्वर का जो दुख है, जो नियति का दुख है, उसको तो हम नहीं मेट सकते, लेकिन उनके रोजगार लगाने के लिए जो भी मदद हमसे हो पाएगी, काव्यांग एजुकेशन ऐप की ओर से हम जरूर मदद करेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, उनको जरूर कहिएगा कि दिव्यांगों के लिए और विडो जो कोटा है उसके लिए एक विशेष छूट हमारे ऐप के द्वारा विद्यार्थियों के हित में है।